अगले 40-50 साल में पूरा भारत लगभग शहरी बन जाएगा, कुछ हिस्से इसके ग्रामीण बचेंगे। देश के 90% लोगों को शूद्र और अछूत के रूप में किसी भी प्रकार के हक और अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। उस समय बरौनी से तेल पेट्रोल रिस्क जो है गंगा में गया तो आग लग गया, तो बोला शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग ही लगेगा। अगर कोई हिंसा करने वाला व्यक्ति मुसलमान है तो पूरा देश अलग ट्रीट करेगा, और अगर कोई सवर्ण है तो अलग ट्रीट करेगा। यहाँ हम लोग हैं दिल्ली में, और देश के सामने और खासतौर पे बहुजन समाज के सामने जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और इस मीटिंग में कह लें, ओपन मीटिंग में कह लें, तमाम पत्रकार हैं देश के चुनिंदा, और तमाम इंटेलेक्चुअल हैं, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मिनिस्टर्स हैं। मुद्दा यह है कि जो देश का वंचित तबका है उसके सामने चुनौतियाँ क्या है, देश के वंचित समाज के साथ जो घट रहा है इन दिनों वो कितना चिंता का विषय है, और उस पर तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दलों की चुप्पी कितनी मायने रखती है, इंसाफ कितना मिल पा रहा है उनको। और हमारे साथ पैनल डिस्कशन में है, मैं परिचय कराऊं, हमारे साथ है राजेंद्र पाल गौतम जी, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्टर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी। हमारे साथ हैं हिंदू कॉलेज के इतिहास विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रतनलाल जी, और पॉलिटिकल साइंस DU के एन सुकुमार सर। मेरा पहला सवाल राजेंद्र पाल गौतम जी से है। सर, जिस तरीके से हाल के दिनों में एक के बाद एक कई घटनाएं, खासतौर पर एट्रोसिटी घटनाएं सामने आई हैं। ताज़ा जो मामला है उत्तराखंड का है, जिसमें एक दलित ने अप्रकाश की लड़की से शादी की तो उसे मार दिया गया। अभी राजस्थान की घटना सामने है हमारे, मतलब लगातार एक के बाद एक घटना है। एक वीडियो अभी सामने आया था जिसमें छोटे छोटे बच्चे रोते हुए कह रहे थे कि स्कूल में टीचर हमें कहते हैं कि चमार हो, भाग जाओ। तो ये जो घटना है और इसमें जो चुप्पी है देश भर के तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दलों की और खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले लोगों की, इसको लेके आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये चुप्पी इसलिए है क्योंकि जिस धर्म को वो मानते हैं, उनको जो धर्मशास्त्र गवर्न करते हैं, वो धर्मशास्त्र ही इस उत्पीड़न को अलाउ करते हैं। वो धर्मशास्त्र देश के 90% लोगों को शूद्र और अछूत के रूप में किसी भी प्रकार के हक और अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके साथ जुल्म, जाति और उत्पीड़न उस धर्मशास्त्रों में बकायदा उसमें इजाज़त है, तो वो उसको एज यूजुअल मानते हैं, उसको वो कुछ अलग नहीं मानते। उन्हें लगता है ये तो हमारा अधिकार है ये करना। दलित के, आदिवासी के, पिछड़े वर्ग के, इनके साथ उत्पीड़न करना, इनको पढ़ने से रोकना, इनको व्यापार करने से रोकना, इसको वो अपना अधिकार मानते हैं। इसलिए उन्हें तो धर्मशास्त्र से स्वीकृति है, इसलिए उनको ये अनहोनी नहीं लगती, उन्हें कुछ अटपटा नहीं लगता। तो सर, सारा मामला फिर वही धर्म पे आके, जाति पे आके, मनवाद ब्राह्मणवाद के झमेले पे आके रुक जाता है। दिलीप सर, देखिए अशोक जी, एक तो चीज़ बहुत स्पष्ट है कि भारत ने 1950 में ये तो तय किया कि लोकतंत्र में जाएंगे। तो लोकतंत्र बहुत ही मॉडर्न सिस्टम है गवर्नेंस का, बहुत आधुनिक सिस्टम है, जो एक लेवल का पूंजीवादी विकास हो जाए, सामंतवाद का काफ़ी जब नाश हो जाए, तब ये सिस्टम ग्लोबली आया है। ज़्यादातर देशों में आप देखेंगे तो लोकतंत्र एक बाकी समाज का एक लेवल आ गया है, तब लोकतंत्र आया है। भारत में क्या है, जैसा राजेंद्र पाल जी बता रहे हैं, माननीय मंत्री जी, कि व्यवस्थाएं वही रह गई, समाज वही रह गया, जातिवाद वैसे ही रह गया, उसके बीच के भेदभाव वैसे ही रह गए। अछूत मानना, धर्म जातियों के बीच में शादियां ना हो, उसका निषेध, किस जाति का कौन सा कर्म है, कोई और कर्म करता है तो कैसे रोकना है, कोई सम्मान के साथ अगर खड़ा हो जाए, बुलेट पर चढ़ रहा है तो उसको पीट देना है, ये सारा कुछ वही रह गया। तो ये एक बहुत अजीब तरह की व्यवस्था हम लोग की बनी, जहाँ सिस्टम बना बहुत मॉडर्न, जो गवर्नेंस का सिस्टम बना वो बिल्कुल दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम, समाज रह गया पीछे। तो ये जो अंतर्विरोध है, इसको बाबा साहब ने पाटने के लिए कहा था कि इसको पाटा जाए। ये जो सामाजिक अंतर्विरोध है या आर्थिक अंतर्विरोध है और मॉडर्न सिस्टम, इसके बीच के गैप को कम करना होगा, नहीं तो ये सिस्टम चलेगा। तो ये जो नहीं चल रहा है ना, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, कोई किसी को पीट रहा है, कोई बदले में आंदोलन हो रहे हैं, कभी SC/ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन होता है तो उसमें पता चला कि लाखों लोग सड़क पर आ जाते हैं, 12 लोग उसमें मरते हैं, केंद्र सरकार कानून बदलती। ये जो उत्पात है समाज में मचा हुआ है, ये इस उत्पात का जेनेसिस वहीं पर है कि समाज दूसरे लेवल पर चल रहा है और जो सिस्टम बनाया गया, जिसकी कल्पना है, वो अलग है। तो ये अंतर्विरोध है। सर, आप DU में हैं, तमाम नई पीढ़ी के बच्चे आते हैं, आपका उनसे इंटरेक्शन होता है,
उनको वो कहते हैं अपर कास्ट के बच्चे कि हमें मनुस्मृति नहीं पता, हम कास्ट को नहीं मानते। वो कुछ बातें भी गिना देते हैं कि देखो यहाँ इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, ये मेरा दोस्त है, तुरंत साथ चलते चलते बता देंगे कि ये तो मेरा दोस्त है, ये शेड्यूल कास्ट है। लेकिन फिर जो घटनाएं घट रही हैं वो आखिर कर कौन रहा है? प्रिसाइज उसी बात को एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ और यहाँ आने के लिए मैं जैसे ही निकल रहा था तो स्कूटर पार्किंग से एक बुलेट निकला है और उस बुलेट में लिखा हुआ था ब्राह्मण। और गेट पे जब खड़ा था तो कोई लड़का उससे पूछ रहा था कि ब्राह्मण लेके किसी को डराना चाहते हो क्या? तो आप समझिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, मर्सिडीज पे कोई ब्राह्मण क्षत्रिय लिख के घूम रहा है, कह रहा है कि जाति नहीं है। तब तो उसी तरह से है जो कबूतर आंख छुपा ले गेट में बोले कि अब हम बिल्ली नहीं खाएंगे। देखिए, दो सिस्टम को समझना पड़ेगा। आज़ादी के बाद दिलीप जी ने जो बात कही है उसको थोड़ा सा और हम स्पष्ट कर देते हैं। जब आज़ादी के बाद नई सरकार बनी थी तो उनका गवर्नेंस जो है लार्जली आप देखेंगे सब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से आया था, है ना। तो थोड़ा यूरोपियन लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरल वैल्यूज के साथ जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर में जितने मतभेद हों, लेकिन सब मॉडर्न इंडिया बनाने के पे सहमति थी ना, ये समझना होगा। तो वहाँ पे जैसे आजकल आप देखते हैं कि राजस्थान में घटना हुई तो सवर्ण जाति के लोग अपराधी के पक्ष में रैली निकाल रहे हैं। ये 50 और 60 के दशक में नहीं होता था, लोगों को शर्म भी आती थी। और मुझे याद है कि बेलछी कांड जब हुआ था तो इंदिरा गांधी भी गई थी, बड़े बड़े नेता जाते थे घटना में, परिवार से मिलते थे। आजकल छुटभइये नेता जाते हैं, कुछ वोट उठ के चक्कर में जाते हैं। तो जब तक ये यूरोपियन लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का प्रभाव रहा तब तक लोगों में मर्यादा, थोड़ा सा शर्म लिहाज बचा हुआ था। लेकिन अंडर करेंट जो है वो मनुस्मृति का जो है ना अंडर करेंट था। तो जब से राइट विंग पॉलिटिक्स का राइज हुआ है तब से जो अंडर करेंट था, तो राजनीति और समाज अब एक ही दिशा में जा रहा है। पहले राजनीति अलग था, समाज थोड़ा अलग था। अब उसी को पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम का पीट के आओ तो पॉलिटिकल पार्टी उसको स्वागत करती है, दलित को पीट दो उस पर कोई नेता मिलने नहीं जाता है। तो अब जो दो धाराएं अलग अलग थी, अब दोनों धारा एक साथ मिल गई है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो जातियों में चेतना आई है, तो जब जात जात के जब डीलर बन गए हैं तो इसीलिए उत्पीड़न ज्यादा बढ़ा है। जब तक जमात के नेता रहे, चाहे डिफरेंसेस हों, हम 24 कैरेट गोल्ड में विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग राजनीति समाज में काम करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कितना पेचीदा समाज और राजनीति होता है। तो जो बड़े बड़े पहले नेता थे, चाहे रामविलास जी का एक फेज देखिए, जगजीवन राम का फेज देखिए, तो वो एक मुद्दा बनता था। अब कौन मुद्दा बना रहा है? हम लोग मुद्दा बना रहे हैं, नेता ने बोल नहीं रहा है। कर्पूरी ठाकुर की जाति की संख्या 1% भी नहीं होगी बिहार में। बिहार के बड़े नेता रहे, जमात के नेता रहे, और वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दलितों में बंदूक बांटने की बात की थी। दिलीप जी ने अखबार का कटिंग शेयर किया था। बीपी मंडल जो कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो वहां पे एक पंडित जी एमएलए थे, उन्होंने कहा कि उस समय बरौनी से तेल पेट्रोल रिस्क जो है गंगा में गया तो आग लग गया, तो बोला शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग ही लगेगा ना। बीपी मंडल जी। तो उन्होंने दलितों के पक्ष में विधानसभा में बहस होती थी। अब राजनीति का स्तर जैसे जैसे गिरा है, समाज भी इसमें जात जात का नेता बना रहा है। सर, राजनीति की बात हो रही है, सुकुमार सर मैं आप पे आऊंगा। मुझे 15 अगस्त याद आ रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री महिला उत्थान की बातें करते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि महिलाओं के लिए अब शब्दों के प्रयोग होते हैं, मतलब छोटी छोटी बातें जो हम लोग गली मोहल्लों में करते हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ घंटे बाद बिल्किस बानो के आरोपी छोड़ दिए जाते हैं उसी गुजरात में जहाँ पे भाजपा की सरकार है, और उस पे जिन जजों ने फैसला सुनाया था वो तक आश्चर्य जताते हैं कि ये कैसे हो गया। देखिए, उसके बाद उनका स्वागत होता है। ये स्थिति कितनी खतरनाक है, और क्या जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने आंखें बंद कर ली है, जो कुछ इस तरह के विचारधारा के लोग हैं। जैसे वो रतन जी बोल रहा था, हम ये समझना है ये जो राजनीति का भाषण वो जो भाषण देते हैं वो एक अलग चीज़ है। वही राजनीति जो चला रहा है, वही राजनीति का जो लोग जो है वो वेलकम कर रहा है वो जो रेपिस्ट लोगों को। ये तो बहुत खतरा है, एक ट्रेंड बन जाएगा भी कि शायद या दलित लोगों के ऊपर हमला हो,
या कोई माइनॉरिटी लोगों का ऊपर जो हमला हो, तो ये खासकर महिला लोगों का ऊपर जो ये हमला हो रहा है, आप लोग वायलेंस को जस्टिफाई कर रहा है बाय वेलकमिंग, वो जो उन लोगों को वेलकम करने में वायलेंस को जस्टिफाई कर रहा है। ये वायलेंस का मुद्दा रूट काज कहाँ पे है? ये जो रूट काज जो है, रेप करना गलत नहीं है, जो 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 एक बहुत पॉलिटिकल थिंकर मान के चल रहा है, जो राजनीति थॉट प्रोसेस को, उन लोगों का वो जो महापुरुष वो लोग सोच रहा है, वो लोग बोल रहा है रेप, वो लोग बताया रेप करना गलत नहीं है। तो ये भी वो जो सावरकर ने जो बताया, नाम क्यों छुपाना है, सबको पता ही है, ठीक है। तो ये जो रेप करने वाले को वेलकम करना, पिटाई किया जो उन लोगों को वेलकम करना, सपोर्ट करना, एक तरह से एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में डिवीजन लेके आके सबको एक एक दिशा में, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग पीड़ित लोग यूनाइट हो रहा है, उनको अलग अलग कर रहा है। ये राजनीति ये बिल्कुल अच्छा नहीं है देश के लिए। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो करना या स्पेस जो देना सब लोगों को, ये बहुत खतरा है, ये बहुत खतरा है। लक्ष्मण यादव जी जुड़ गए हैं इस कड़ी में, और लक्ष्मण जी से मैं अपना सवाल पूछने के बाद बाकी हमारे जो साथी पत्रकार हैं उनके भी सवाल लूंगा, तो आप लोग इधर दे देंगे। लक्ष्मण जी, बिल्किस बानो वाला मुद्दा मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज़ की, जिस तरीके से राजस्थान की बात कही रतनलाल सर ने कि वहाँ पे जो जिनके ऊपर आरोप था उनके पक्ष में पंचायतें हुई, तो बहुजन समाज एक साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन जो जालिम समाज है, सर ने कहा छुपाए क्यों, सीधे सीधे नाम है, जो जालिम समाज है, जो जातिवादी गुंडे हैं, मैं कहता हूँ अक्सर, तो ये एक साथ उनके समाज के लोग गलत है तो भी खड़े हो रहे हैं। ये स्थिति कितनी चिंताजनक है और हमें इसको कैसे काउंटर करना होगा? शुक्रिया इस सवाल के लिए, और बहुत गंभीर सवाल असल में यही है। मुझे लग रहा है कि इस समय बहुजन समाज के बीच और ख़ासकर नौजवानों के बीच दो तरह की स्थितियां देख पा रहा हूं मैं। एक स्थिति ये है कि वो कम शिक्षित जागरूक होने के चलते या रोज़गार न मिलने के चलते जो सत्ता कह रही है, जो खबरें वहाँ से प्रायोजित की जाती हैं, वो उन्हें मान करके उन्हीं के पक्ष में खड़ा है, जिसकी वजह से वो लोग शासन कर रहे हैं। लेकिन उसी समाज के बीच से नौजवानों की एक नई पीढ़ी भी आई है जो थोड़ा चेतना संपन्न हो रही है, पढ़ रही है, समझ रही है, और वो अपने हिस्ट्री को क्लेम कर रही है। तो इसलिए नौजवानों के बीच दो तरह की चीज़ें हैं। मैं एक तरफ चुनौती देख रहा हूँ और दूसरी तरफ रास्ता। अब पूरे समाज को अगर हम एक प्रयोगशाला के तौर पर देखें तो निश्चित रूप से हमारी चिंता केवल राजनीति की नहीं होनी चाहिए। राजनीति प्रमुख इसलिए होती है क्योंकि एक दस्तखत से बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श जो था, जो आइडिया ऑफ इंडिया का विमर्श था, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, उसकी ज़मीन पर हमने नागरिक तैयार नहीं किए। और 75 साल में जो काम और ज़्यादा होना चाहिए था, ये जो नागरिक तैयार करने का, यानी आरक्षण की एक समझदारी हो, हिंदू मुस्लिम या धार्मिक मसलों की एक समझदारी हो, जाति व्यवस्था क्या है, कैसे काम करती है, इसकी एक समझदारी हो। जाति के ऊपर जो समझदारी जाति की वंचना के शिकार लोगों में है, वो समझदारी जाति के नाम पर प्रिविलेज लोगों में नहीं है। ऐसे मैं तो अपनी कक्षाओं में कई अक्सर एक प्रयोग करता हूँ। आरक्षण पर जब राय लेते हैं तो लाभार्थी समूह या सजग समूह ही है, बाकी एक तबका है जो अपनी जाति की वजह से कहता है कि नहीं, ये गलत सिस्टम है। और सर ने जिसका नाम लिया गोलवलकर, जो सावरकर, और गोलवलकर उन्हीं की परंपरा में है। जो फिलॉसफी 1940 की बंच ऑफ थॉट की है, वही फिलॉसफी आज के नागरिकों की भी है। यानी हम उस आइडिया ऑफ इंडिया को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो मेरी चिंता ये है कि सारी चुनौतियाँ इस बात की हैं कि हमने नागरिक तैयार नहीं किए, जो जाति, धर्म, और इसीलिए सांप्रदायिकता फैलती जा रही है। आपने एकदम नफरत भर दी है लोगों के मन में। अब कोई भी घटना हो, अगर कोई हिंसा करने वाला व्यक्ति मुसलमान है तो पूरा देश अलग ट्रीट करेगा, और अगर कोई सवर्ण है तो अलग ट्रीट करेगा। सवर्ण के पक्ष में रैलियां होंगी, और अगर वो व्यक्ति मुसलमान है तो पूरी मुस्लिम कौम को कहा जाएगा कि ये गद्दार है। इसलिए ये ज़्यादा बड़ा खतरा इस पूरे राष्ट्र के निर्माण का। जी सर, सर मैं आपके पास आऊँगा, फिर
राजेंद्र पाल सरफराज से होंगे, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम कौम एक आदमी करे तो। दिलीप मंडल जब इंडिया टुडे के एडिटर होते हैं तो वो देश के पत्रकार होते हैं, वो अच्छे पत्रकार होते हैं। अशोक दास जब अमर उजाला या फिर किसी और के लिए लिखते हैं तो देश के लिए लिखते हैं। लेकिन जब हम और आप उन बातों को उठाने लगते हैं जिसकी बातें नहीं होती मीडिया में, तो हम जातिवादी क्यों हो जाते हैं? ये आपको लेके तो कैंपेन भी चल गया था। नहीं, ये एक्चुअली देखिए समस्या ये है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी बात आप भी कर रहे थे और लोग भी कह रहे हैं, उसमें असल में एक बुनियादी समस्या ये है कि उसका जो जेनेसिस है, उसका जो ओरिजिन है, उसको जो ड्राइविंग फोर्स है, वहाँ से वो जिस तरह से इवॉल्व हुआ, उसके अंदर ये समस्या है कि क्या नेशनल है। तो हिंदी लैंग्वेज नेशनल है, शाकाहारी खाना नेशनल है, इसलिए अगर एक अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मेलन भारत सरकार कराएगी तो उसमें शाकाहारी खाना होगा। अगर कोई किसी चीज़ का उद्घाटन होना है तो उसमें नारियल फोड़ा जाएगा। तो क्या नेशनल है? जैसे वो फिल्में हैं तो उसके शुरू में कुछ लोग आमतौर पर जो बोलते हैं, तो ये सब नेशनल है। और बाकी जो कुछ जो दरअसल बड़ी आबादी वो 80-85-90% तक हो सकती है, उसका कल्चर, जैसे कर्नाटक में एक वो कहा गया कि 2 दिन तक शाकाहार रहेगा क्योंकि गणेश चतुर्थी है, जबकि कर्नाटक लगभग 80 से 85% मांसाहारी है। ये आपको नेशनल सर्वे बता रहा है। तो जहाँ 90% आबादी रेगुलर मांसाहार करती है, वहाँ पर 2 या 3% या 5% की इच्छा सब पे थोप दी जाती है। ये नेशनल है असल में। वहाँ पर वो 3% लोगों की जो इच्छा है वो आज की तारीख में एयर इंडिया का फूड है, वही शाकाहारी फूड वो देते हैं। तो ये समस्या है। बल्कि मैं एक दूसरे चीज़ की तरफ आपका इशारा करना चाहूँगा, जहाँ से आपका प्रश्न आया था कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं इस समय ज़्यादा। जो उत्पीड़न की घटना है, जिसको लेकर मंत्री महोदय ने ये सारा डिस्कशन ऑर्गेनाइज कराया है, तो उत्पीड़न की घटनाएं मुझे ये लगता है कि देखिए चीज़ें रॉन्गली सेटल्ड थी कि गांव में एक सामंत होगा, उसके यहाँ लोग मुफ्त में काम करेंगे, फिर उनको मुफ्त में जाके सेवा करेंगे, ना ही उनका बाल काट देगा। ये मुफ्त की सेवा और ये सब कि वो पढ़ेंगे नहीं, गाली करेंगे, उनके घर की औरतें उठा लेंगे, ये सब एक नॉर्मल था, ये नॉर्मल था। तो ये जो सेटल्ड था ये रॉन्गली सेटल्ड था। तो बाबा साहब जैसे कहते हैं कि जो रॉन्गली सेटल्ड है उनको अनसेटल करना पड़ेगा। अनसेटल हो रहा है इस समय। आप यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण साहब, आज की तारीख में डिबेट सिर्फ इसलिए है क्योंकि SC/ST OBC के स्टूडेंट पहुंच गए हैं। सुकुमार सर, ये स्टूडेंट अगर नहीं पहुंचते तो ये डिबेट कहाँ। रोहित वेमुला का मामला इसलिए आया क्योंकि रोहित वेमुला PhD करने पहुंच गया। आप कल्पना कीजिएगा आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले जब शेड्यूल कास्ट का कोई स्टूडेंट PhD के लिए जाता ही नहीं, तो ये कन्फ्रंटेशन कहाँ से आता जी। तो ये कन्फ्रंटेशन एक तरह से अच्छा है कि अब ये जो रॉन्गली सेटल्ड है ये अनसेटल्ड हो रहा है और कुछ राइट तरीके से सेटल होगा। जो भी नया संतुलन बनेगा वो पिछले संतुलन से अच्छा होगा। एक खलबली मची है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चुनौती लगातार आप बात करते रहे हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो वो जो अपने जो शेड्यूल कास्ट या फिर जो बहुजन समाज के बीच की जो चुनौती है, वो चुनौती कितनी बड़ी है और वो अत्याचार के खिलाफ लड़ने में किस तरीके से सहायक हो पाएगी अगर ये हो जाता है? मैं समझता हूँ ये तब तक चुनौती बढ़ी है जब तक आप लोग दे दीजिए। ये तब तक बढ़ी है जब तक हम अपने लोगों को उनके इतिहास के बारे में बता नहीं देते। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से लॉ किया। तो मैं अपने अध्ययन के बेस पे ये इस बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अब से 4000 साल पहले दुनिया में ना कोई धर्म था ना कोई जाति थी। तो जाति किसने बनाई, ये सवाल महत्वपूर्ण है। जाति बनने से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, ये सवाल महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने इसको पूरी रिसर्च करें तो हम पाएंगे कि 5% लोगों को जाति के होने से फायदा हुआ और 95% लोगों को किसी न किसी रूप में जाति की वजह से नुकसान हुआ और 90% लोगों को तो भयंकर नुकसान हुआ। तो जिस दिन 90% लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया में जाति अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, जापान में नहीं है, रसिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, पूरी दुनिया में जाति नहीं है, भारत में क्यों है और बनाई किसने और फायदा किसको, नुकसान किसको हुआ। जिस दिन ये बात हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो गए उस दिन 90% लोग जातियों को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए हमने ये नारा दिया, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। क्योंकि जाति कुदरत की बनाई हुई नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो चालाक इंसानों ने बनाई है। कुदरत की बात होती तो सारी दुनिया में होती। अगर ईश्वर की इच्छा होती सब जगह होता है। जी रतनलाल सर, बिल्किस बानो का जिक्र किया हमने, किस तरीके मैं इस पे एक बात मैं बिल्किस बानो वाले पे बोलना चाहूँगा।
मतलब इस घटना से शर्मसार हो जाता है, दिल दुखता है। मतलब रेप किसी भी के साथ हत्या हुई है, रेप हुआ है, हत्याएं हुई हैं, और उसमें हत्यारों को, रेप करने वालों को सजा हुई है। उनको ना केवल छोड़ देना तो अलग सवाल है, उससे बड़ा सवाल है जिन्होंने रेप किए और हत्याएं की, उनको छोड़ने के बाद माला पहना के मिठाई खिलाना। आखिर ये लोग देश के लोगों को, दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब रेप करने वाले, हत्या करने वाले लोगों को माला क्या पहन के, क्या उन्होंने कोई विजय हासिल कर ली है? ऐसा कौन सा महान काम कर दिया कि उनको माला पहनाई जाए, मिठाई खिलाई जाए? ये पूरे भारत को शर्मसार करने वाला है। पूरे दुनिया के सामने भारत बेइज्जत हो रहा है। ऐसी घटनाओं का सशक्त विरोध करना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के होना चाहिए। वोट इतनी बड़ी चीज नहीं है, सत्ता इतनी बड़ी चीज नहीं है। इंसानियत खत्म कर रहे हो तुम, तो फिर भारत कैसे बचेगा? मुस्लिम आतंकवाद की बात होती है। चिदम्बरम जी ने जब होम मिनिस्टर थे तो एक सैफ्रन टेररिज्म कहा था, बहुत बवाल मचा था देश में। यशवंत सिंधे कुछ दिन पहले सामने आए हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि वो 25 साल तक आरएसएस में रहे, और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि बीजेपी को इलेक्शन जिताने के लिए आरएसएस बम ब्लास्ट प्लान करती थी। लेकिन एक खामोशी है, डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो जो सैफ्रन टेररिज्म है और मुस्लिम आतंकवाद है, तो एक पे हो हल्ला, दूसरे पे चुप्पी, क्यों? मुस्लिम आतंकवाद है तो उसके पक्ष में देश में कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? आरएसएस का शस्त्र पूजन होता है, लाठी लेकर जो वहाँ पे ट्रेनिंग चलता है, आखिर वो लाठी और शस्त्र पूजा किसके लिए है? किसको डराने के लिए? वो तो चाइना बॉर्डर पे तो जा नहीं रहे, न पाकिस्तान जा रहे हैं। तो आरएसएस पहले ये भी बोल चुके हैं, दिग्विजय सिंह भी बोल चुके हैं जी। तो आरएसएस का कैडर ही कह रहा है, और याद से थोड़ी। उनका जो शस्त्र अस्त्र है यहाँ पे दलित को दबाने के लिए, मुसलमान को पीटने के लिए। दलित को तो इलेक्शन टाइम में भी सहला के रखा जाता है कि भाई दलित हिंदू है। चूंकि हमारे लोग पैरेलल संस्कृति पे उस रफ्तार से काम नहीं कि हजारों साल से ये आपको दबा के रखा गया, और संस्कृति आपकी दबा दी गई। एक दिन में आप हल्ला कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं पुराने सवाल में फिर आ जाता हूँ, जो जाति का सवाल आपने पूछा है कि जाति से फायदा, ये एक ही सिक्के दो पहलू है, मुसलमान और जाति दोनों। कि जिसको फायदा हो रहा है, जिस दिन उसको इससे नुकसान होने लगेगा, उस दिन जाति उन्मूलन आंदोलन वही सफल करेगा, वही ज्यादा बढ़ाएगा। इसका कारण बता रहा हूं। अभी बोलें कि 5% लोग पूरा ओपिनियन मेकिंग बनाते हैं देश में, या 85% आप कहते रहिए, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन पे, संस्थान पर आपका कब्जा नहीं, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। कम से कम देखिए, किसने बनाया? सीधा जाति व्यवस्था पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने बनाया है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ उनको मिलता है। जिस दिन, मेरे कहने का मतलब, बहुजन जमात इकट्ठा हो जाए पॉलिटिकली सोशली भी, हम अभी धार्मिक इस पे बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकली सोशली भी इकट्ठा हो जाए, लगे कि अब उनको नुकसान होने लगा कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में अब अपॉइंटमेंट खाली आप ही का नहीं होगा, उस दिन सबसे पहले उन्मूलन का आंदोलन पढ़ा लिखा ब्राह्मण शुरू करेगा, तभी जाके वो मामला जो है ना कुछ आएगा। नंबर 1। नंबर 2, पहले दलितों को एक डंडा से हाँकते थे, अब गोली मारना पड़ रहा है जी। उसके खिलाफ जो है, उसके खिलाफ जो जातीय रैली सवर्णों को करनी पड़ रही है। इसका मतलब कि एक कॉन्फिडेंस का लेवल आ गया है ना। आपको अब गोली मारना पड़ता है, धमकी देना पड़ता है, वीडियो बना के वायरल करना पड़ता है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक रेफरेंस देके बात खत्म करूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा 1930 के दशक में, वॉल्यूम 10 में जाके देखिए, अधिकतर जो अस्पृश्य हैं, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर हैं, वो जब भी सवर्णों को लगता है कि ये उत्पाती हो रहा है, मतलब अपने हक की बात कर रहा है, तो सबसे पहला काम करता है कि वो उसका सामाजिक बहिष्कार करता है, सोशल बाइकआउट करता है, जो कि गांधी के बहिष्कार से भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं कि दलितों की जो संख्या है, मुसलमानों की जो संख्या है, अमूमन हर गांव में छोटे छोटे हैं। मुसलमान पूरे भारत में फैले हैं, दलित भी गांव गांव फैले हैं। लेकिन मुसलमानों पर हम 30 की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं कर रहा हूँ, अभी स्थितियां बदल गई। उस समय अंग्रेज हुकूमत था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, इसलिए कि मुसलमान पर हमला करने से हिंदू डरते हैं, क्योंकि जब हमला करेंगे तो सारे मुस्लिम इकट्ठा हो गए, और जब भी मुस्लिम हितों पे कुठाराघात होता है, मुसलमान उनका बदला लेंगे। लेकिन अस्पृश्यों पे किसी भी तरह की कोई भी हिंसा होती है तो उसका प्रतिशोध लेने वाला कोई नहीं होता, इसलिए उनका मनोबल बढ़ता जाता है। इसीलिए मैं कर्पूरी ठाकुर साहब का वो रेफरेंस मैंने दिया कि संविधान आपको आत्मरक्षा, अपने स्वाभिमान मान सम्मान की रक्षा का अधिकार
देता है। अगर मतलब कोई सर- अगर कोई बस कोई एज ए प्रोफेसर मेरे से बात करेगा तो जाहिर है मुझे प्रोफेसर बात करनी चाहिए। घर में आके पीट रहा है घर के लोगों को तो वहां क्या बोलेंगे, हे आई एम ए प्रोफेसर, नहीं नहीं मारो नहीं मारो नहीं, क्या करेंगे आप? जी वहां संविधान आपको आत्मरक्षा की अधिकार दे रहा है कि नहीं? तो जो कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्डअप हुआ है उसको मुझे लगता है 2 कदम और पुश करने की जरूरत है। मतलब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी अपर कास्ट या फिर कोई भी उसी को मारता है या फिर प्रताड़ित करता है जिससे उसको लगता है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, और शायद यही वजह है। जाहिर। निश्चित। लक्ष्मण जी, एक बड़ा सवाल इसमें ये भी है, 85% की बात कह रहे हैं हम लोग, बहुजन समाज की बात कह रहे हैं। बहुजन समाज क्या छलावा है अभी तक, या फिर वो बन रहा है तो कितना बन पाया है? क्योंकि जो दलितों पे अत्याचार की घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों के भी बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, ये आंकड़े बताते हैं। एक तो ये कितना बड़ा चुनौती है समाज के बीच में, और दूसरा इससे कैसे निपटा जाए। जो अदर जातियां हैं, पिछड़े समाज की मजबूत जातियां जो दलितों पे अत्याचार करती हैं, वो उनको कैसे समझाएंगे आप? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर और ज़रूरी सवाल है, क्योंकि और इस सवाल को पिछली टिप्पणी से जोड़ता हूँ मैं, जैसे आइडिया ऑफ इंडिया जो दिलीप सर ने और उसे एक्सप्लेन किया, वही बात है। असल में सबके जहन में एक आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, सबके मन का भारत, सबका राष्ट्र अलग अलग था। मतलब जो बहुत कमज़ोर लोग थे जाति के नाम पर, गरीबी के नाम पर, उनके जहन में कुछ और भारत था। उनके मन में एक भरोसा दिया गया था कि जब नया भारत बनेगा तो आपको भी न्याय मिलेगा। और जो लोग प्रिविलेज थे उन्होंने कहा कि नए भारत का हम नए रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। यानी वो एक आइडिया ऑफ इंडिया एक वेग टर्म है जिसे बनना है। बाबा साहब कहते हैं कि राष्ट्र है नहीं, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। उसी तरह से मैं मानता हूँ कि बहुजन शब्द या बहुजन वैचारिकी, जिसके और भी कई शब्द हो सकते हैं इसी अर्थ के, जगदेव बाबू और तमाम लोगों ने श्रमजीवी कहा, चौधरी छोटू राम, सोनेलाल पटेल, इन लोगों ने कमेरा कहा, बहुत सारे शब्द हैं, अर्जक कहा गया। यानी इसका मतलब ये कि वो बहुजन तबका, वह तबका जो जाति के नाम पर सामाजिक, आर्थिक या हर किस्म की वंचना का शिकार हुआ है। इसे एक आइडियोलॉजिकल फ्रेम में हम कहते हैं कि सबकी चूंकि वंचना एक जैसी है, एक आधार पर कास्ट बेस्ड है, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ही इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसलिए उन सब का दर्द चूंकि एक है तो दवा एक है। इसलिए हम एक इसे ख्वाब की तरह देखते हैं। मेरी नज़र में बहुजन विचार, बहुजन शब्द एक ऐसा ख्वाब है जिसके पूरा होने में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन अगर इन सब की मुक्ति चाहिए तो उस ख्वाब को पूरा करना होगा। अब इस पे उदाहरण के रूप में मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मैंने बात कही कि 2 किस्म की चीज़ें हैं। हमारे ही लोग उनके साथ खड़े हैं जो शोषक हैं, हमारे ही लोग उसका प्रतिरोध भी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बतौर समाज क्या है? जो शोषक के पक्ष में खड़े हैं उसे इस बात के लिए जागरूक करना कि आप कैसे गलत हैं। अगर जब तक हम ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाते तो हम केवल ये दोष नहीं दे सकते कि वो गलत हैं जो उनके खेमे में है। यही बात हर तबके पे लागू होती है। जो ओबीसी वाला सवाल आपने जोड़ा, ये बात उसी पर लागू होती है। जैसे ही जागरूकता आएगी, जैसे ही चेतना आएगी, जैसे ही हम एक नागरिक बोध पैदा करेंगे, मानवीय बोध कह लें उसे, वो अपने आप एक बड़ी एका बनाने में शुरुआत करेगा। और दूसरी तरफ जो लोग जागरूक हैं, जो लोग शोषक के साथ नहीं हैं, उन्हें अपनी एका बनाकर नज़ीर के तौर पर पेश करनी होगी। वो केवल चुनौती ये है कि एट्रोसिटीज़ के समय तो सब एक हो रहे हैं। मतलब मुझे कई बार लगता है कि वो एक एका बन गई है। यहाँ तक हम हैं, हम बहुत आगे आए हैं। 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट का आंदोलन हो, दोनों बार भारत बंद हुआ, वो एका दिखी बिना किसी राजनेता के, बिना किसी लीडरशिप के। वो एक समाज बोध था। मुझे लग रहा है वो जिम्मेदारी हमें निभानी है, जागरूक लोगों को। और जो नहीं, जो शोषक के पक्ष में खड़ा है, वही ओबीसी जाति हो। अच्छा, आखिरी बात ये, उत्पादन संबंधों का जो रिश्ता है उसके चलते उन्हें इस्तेमाल भी तो किया जाता है। आपके खिलाफ आपके लोगों को इस्तेमाल करने से एक लंबे वक्त तक शोषण कायम रह सकता है। पूरा एजुकेशन पैटर्न इसलिए लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका एक चेतना का प्रसार हुआ, वो हमारे लिए था, उनके लिए क्लर्क बनाने का था। तो उन्होंने जो पढ़ाई की तुरंत उस सिस्टम में फिट होने की, और उन्होंने उसका लाभ लिया। हमारे लोगों ने उसे लिबरेट करने में इस्तेमाल किया।
हमारे लोगों को वो लिबरेशन चाहिए, फिर वो शोषण अपने आप खत्म हो। तो एन सुकुमार सर, जो लोग निकल के यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचे हैं, जैसे लक्ष्मण यादव पहुंच गए, दिलीप सर बड़े पत्रकार हैं, आप हैं, रतनलाल जी हैं सर, तो इन जगहों पे जो हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है और उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी इसमें, और वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक करने में और चीज़ों से लड़ने में? इनके जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत अलग अलग रूप से जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जैसे ये फर्स्ट जनरेशन जो लोग यूनिवर्सिटी स्पेसेस में जब 1990s में जो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया, उसका पहले कभी भी नहीं थे। सब लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। तो इनका जिम्मेदारी क्या है? एक तो पेडागॉजी का कॉन्टेक्स्ट में हम देखा गया तो हम कोर्सेस इस तरीके से डिवाइस करना, एक दलित बहुजन थॉट या अम्बेडकराइट थॉट जो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनाया, अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर कोर्स जो है, ये बहुत पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। वो इतना मेहनत करके हमने बनाया, और मास्टर्स लेवल पे भी जिस तरीका से हम दलित बहुजन थॉट को, चिंतन को लेके हम वो एक चीज़ है, पेडागॉजी को लेके एंगेज करना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ जहाँ जो संस्था का अंदर जो एक कमिटीज होता है, उसमें जो दलित या बहुजन ओबीसी फैकल्टी हो या SC ST फैकल्टी हो, ये सब लोग अपना जिम्मेदारी क्या है, क्या वहाँ पे जाके हम चुप बैठ के वो साइन करके आना, जो चीज़ बता देंगे वो हम ऐसा नहीं बैठना, उनको सवाल करना पड़ेगा। वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनसे ये सवाल करना पड़ेगा, देखो हमारा बच्चे का खिलाफ आप लोग क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा कम्युनिटी को। तो उस तरीके से संस्था का अंदर जितना भी कमिटीज़ हो उसमें हम शामिल होना बहुत ज़रूरी है। सवाल करना इंस्टीट्यूशन के साथ वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट जो है, एक कनेक्टिविटी बनना बहुत ज़रूरी है पूरा देश का अंदर। जैसे हम ये जो मिशन जय भीम का द्वारा भी जिस तरीके से भी हम सारे देश का अंदर जितना भी फैकल्टी हो उनसे कनेक्ट करके एक अल्टरनेटिव क्या, द पेडागॉजी जो है, द हिस्ट्री जो है, द नॉलेज जो है, उसको पूरा हम इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जी, मेरा एक सवाल और है, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूँगा, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। उस सवाल के पूछे जाने तक जो सवाल आएंगे मैं उसको ले लूँगा। दिलीप सर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, अपने सर के पास एक गंभीर सवाल है, उसके ऊपर आऊँगा। सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं आप, जो लिखते हैं कहते हैं फर्क पड़ता है, मतलब पसीना आता है विपक्षियों को, तो इस तमाम लड़ाई में सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, उनको किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो फंसे भी ना और लड़ाई लड़े भी जा सके? देखिए, इस सवाल को मैं एक दूसरी जगह से उठा रहा हूँ, और जहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने छोड़ा था वहाँ से उठा रहा हूँ। जी, जैसे आपने कहा कि ये जो बहुजन का कॉन्सेप्ट है, क्या ये एक छलावा है, एक सिर्फ आइडिया है, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब एक ऐसी चीज़ है जो शायद अचीव होनी चाहिए और आज है हम नहीं, बातें तो करते हैं लेकिन अचीव कहाँ? तो ये एक्चुअली मैं इसको दो तरीके से देख रहा हूँ कि ये जो, और इसमें मैं सोशल मीडिया को जोड़ता हूँ इस विमर्श में, कि दो चीज़ें असल में यूनिटी बनाती है, जो एकता बनाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दो अगर अलग अलग तरह के लोग हैं तो हमारे बीच में एकता किस कारण बनेगी? कोई एक वजह तो होनी चाहिए ना, कॉमन इंटरेस्ट हो, कोई कॉमन हॉबीज़ हो, कोई चीज़ तो हो। तो जो सामाजिक एकता है वंचितों की, वो दरअसल दो कारणों से बन सकती है। पहला पक्ष है कि कॉमन इंटरेस्ट, स्वार्थ। दरअसल देखिए, एक तो सच है कि भारत तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, 30-35% तक शहरी हो चुका है। तमिलनाडु जैसे राज्य तो लगभग 55% शहरी हो चुके हैं। तो भारत को देर सवेर अगले 40-50 साल में पूरा भारत लगभग शहरी बन जाएगा, कुछ हिस्से इसके ग्रामीण बचेंगे, जो रफ्तार है उससे लग रहा है। तो शहरी स्पेस में कॉमन इंटरेस्ट आपको SC ST और OBCs का मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में वो गायब है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखिए, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे वकील, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सारे स्पेस में खाली है। तो इन जगहों को भरने की जो एक इच्छा है इन तमाम जातियों की, ये कॉमन इंटरेस्ट पैदा कर रही है कि हम जुडिशरी में क्यों नहीं है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमारे प्रोफेसर कहाँ हैं, वाइस चांसलर्स कहाँ हैं,
हमारे लोगों को बैंक लोन क्यों नहीं मिलता है। तो ये कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए बहुजन जो आइडिया है और इसको कनेक्ट करने में सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। मैं जो बोलता था मुझे लगता था कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और मैं ही सोच रहा हूँ। लेकिन आज मैं जब बोलता हूँ और मुझे अगर 20,000 लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं तो मुझे लगता है 20,000 लोग मेरी तरह सोचने वाले हैं। मैं अकेला पागल अपने कमरे में नहीं सोच रहा हूँ। हम जो कह रहे हैं वो रेजोनेट कर रहा है, वो आवाज़ गूंज रही है, एक यूनिटी बन रही है। और दूसरी चीज़ तो एक तो कॉमन इंटरेस्ट, स्वार्थ जिसको बोलते हैं, अगर नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल करें तो स्वार्थ जो है वो जोड़ेगा बहुजनों को। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर 82 कॉलेजेज हैं और एक भी अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी का प्रिंसिपल नहीं है तो SC ST OBC के टीचर्स के बीच में इस मुद्दे पर यूनिटी बन सकती है कि प्रिंसिपल्स को एक कार्डर मान के इसके अंदर आप SC ST OBC रिजर्वेशन लागू कीजिए, 82 प्रिंसिपल को एक यूनिट मानिए। तो इस तरह की यूनिटीज़ बनेंगी, यही दिशा है आगे चल के। दूसरी चीज़ जो जोड़ेगी वह न्याय का पक्ष। और इसमें क्या कोई जुल्म हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है तो एक मानव के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि अन्याय जिनके प्रति हो रहा है उसके साथ पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना। तो OBC को भी ये सोचना पड़ेगा कि समाज व्यवस्था में जो ज़्यादा पीड़ित हैं उनके सवालों को प्राथमिकता दें। OBC की एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, उनके पास ज़मीन है, वो उतना ज़्यादा उत्पीड़ित नहीं है। तो अगर उनको इस फ्रेम के अंदर रहना है तो उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि न्याय का जब सवाल हो, OBC का व्यक्ति अगर दलित को उत्पीड़न कर रहा है तो OBC इंटेलेक्चुअल के सामने ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए कि कहाँ खड़े हों। अपनी जाति के पक्ष में अगर खड़े हो जाते हैं तब वो फिर समय को पीछे ले जा रहे हैं। तो अगर वो विकास की धारा के साथ हैं तो उनको वहाँ पर दलितों के पक्ष में खड़ा होना ही चाहिए अगर वो बहुजन की बात करें, वरना वो नकली बात करें। सर राजेंद्र पाल सर, एक सवाल आया है राहुल नागपाल जी का, बोल 85 चैनल है इनका। उनका पूछना है कि इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा समाधान एक दिखता है कि हम लोग अपने इतिहास को पढ़ें, अपने ओरिजिन को समझें और इतिहास को जानने के बाद जब हमें समझ आ जाए, जैसे मैंने पहले दोहराया कि जाति प्रकृति ने नहीं बनाई और हमारा जो दर्द है कि हमारे मुद्दे एक हैं, तो जिनके मुद्दे एक हैं वो अपनी समस्याओं के निदान के लिए तो एकजुट हों। और दूसरा, मैं जो बार बार बोलता हूँ, हमें व्यक्ति को मजबूत नहीं करना चाहिए, हमें विचारधारा को मजबूत करना चाहिए। जब आप राजेंद्र गौतम को मजबूत करोगे तो राजेंद्र गौतम मजबूत होगा। राजेंद्र गौतम मर सकता है, बीमार हो सकता है, बिक सकता है, वो समाज का गद्दार हो सकता है, लेकिन अगर आपने गौतम को मजबूत करने के बाद विचारधारा को मजबूत किया तो विचारधारा कभी नहीं मरती, विचार कभी नहीं मरता, चलते रहे, वो चलता रहता, सतत प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान हो सकता है। एक सवाल आया है, किसने पूछा है, नाम नहीं लिखा है, वो बता दें। सवाल यह है कि जो दूसरा पक्ष है उनके सभी बुद्धिजीवी उनके एक सिस्टम के लिए काम करते हैं, जिसे आप RSS कह सकते हैं। हमारा आपका एक सिस्टम कहाँ है? किसका सवाल है और किससे है? मेरा सवाल। अच्छा जी, जवाब किससे लेना है, किससे पूछा? उस सिस्टम पे जो भी कंफर्टेबल हो। उस सिस्टम पे मैं आपको बताता हूँ, जो हम लोग अपने लोगों को ये बौद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, पूरा भारत बौद्धमय था, जो आज 7-8 कंट्रीज में बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर केवल हम अपने इतिहास को जान लें और अपनी संस्कृति को पहचान लें और जो हमारी याददाश्त चली गई, हम अपने धर्म को भूल गए, अगर उसमें वापस उसको रिवाइव कर लें अपनी बुद्धि को, मैं समझता हूँ सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर बात यह है कि सर वो डिस्कशन नहीं है, सवाल आपका साथ जवाब आ गया। सवाल जो है ना वो शायद समझे, मैं दोबारा से एक बार बोल देता हूँ सवाल को। मेरा सवाल है, दरअसल हमारे जितने भी सिस्टम हैं वो अपने ऊपर कोई जवाबदेही नहीं रखते, उनके ऊपर कोई हेड नहीं है। चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे हमारा कोई धार्मिक आदमी है, चाहे हमारी कोई संस्था है, चाहे हमारे लड़के दलबल में है, चाहे हमारे कोई बुद्धिजीवी हैं, चाहे हमारे पत्रकार हैं, चाहे हमारा कोई सिस्टम है, वो अपने ऊपर कोई भी अपना सरपरस्ता जवाबदेही नहीं रखते। और वो जवाबदेही जो बाबा साहब ने तय की वो लोगों की जवाबदेही है, जो संविधान कहता है कि लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हाँ सर, इसमें मैं आपको रोकूंगा बीच में, क्योंकि इसी सवाल पर डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे लक्ष्मण यादव और दिलीप मंडल और रतन लाल और एन सुकुमार, राजेंद्र पाल गौतम जी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है जिस पे हम लोगों ने मुख्य रूप से केंद्रित रखा, जातीय उत्पीड़न का, उससे लड़ने का। क्योंकि अभी बिहार का एक वीडियो चल रहा था, बिहार के पत्रकार हैं हमारे साथी वेद प्रकाश, उन्होंने डाला था कि
एक लड़के की माँ को डायन कहा गया, उस लड़के ने अपोज किया, एफआईआर करने की कोशिश की, कुछ मामलों में ये भी आया कि एफआईआर करने की कोशिश, उसके बाद एफआईआर नहीं लिया वापस, तो उसे इतना पीटा गया कि शायद उसकी मौत हो गई है ना। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं खबरें, तो सब लड़े कैसे? जो गांव के आखिरी छोर पे बैठा हुआ लड़का है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे देख रहा है, उसका खून खौल रहा है, या फिर वो दिलीप मंडल का भाषण सुन रहा है, दिलीप मंडल को पढ़ रहा है, भाषण सुन रहा है, लक्ष्मण यादव को पढ़ रहा है, राजेंद्र पाल गौतम जी कह रहे हैं, वो कह रहा है, आप जो कह रहे हैं उसके में जोश आ जा रहा है, और वो लड़ने के लिए निकल जा रहा है, लेकिन वो पिट जा रहा है, उसकी जान चली जा रही है। स्मार्ट तरीका क्या है लड़ाई लड़ने का? सबसे मैं जवाब चाहूँगा, थोड़े थोड़े वक्त में दे दे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। शुरू करना। मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है, मैं इतिहास का इतना था छात्र हूँ, और जितना समझ में आता है पढ़ लिख के वो बात करता हूँ। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि ज़्यादातर पुलिस और मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होते हैं। अगर भ्रष्ट हो तो कोई बात नहीं, उसको कोई भी खरीद सकता है जी। लेकिन उसमें से भ्रष्ट होने के अपेक्षा ज़्यादा पक्षपातपूर्ण होते हैं, और जब भी उनको बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होता है तो अपने जाति के पक्ष में करते हैं, इसलिए अस्पृश्यों को न्याय नहीं मिल पाती। मेन बीच में डॉक्टर अंबेडकर का एक मराठा टेम्पल को संदेश, आप पढ़िएगा कभी, उसमें ओबीसी ने पत्रिका निकाली थी, उसको उन्होंने भेजा था। जो बात आप लोग उठा रहे हैं वो 30s में वो बहुत सारा विस्तार से लिखे हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। देखिए, जाति व्यवस्था एक स्ट्राटिफाइड सिस्टम है, और अमूमन जाति उत्पीड़न का संबंध दो चीज से है। एक, अगर आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ अगर आंख में आंख मिला के बात कीजिएगा तो पीटेगा, हाँ मन बढ़ गया, बुलेट से चल रहा है, मुंह रखा हुआ है, स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो है ना, लैंड के साथ इसका रिश्ता है, फ्री में सबको मजदूर चाहिए या कम दाम में। अब बीच में जो ओबीसी जातियां हैं, इसमें से अमूमन जो एट्रोसिटी के केस आते हैं, वैसे लोग ज्यादातर होते हैं जिसका जमीन है, वो जाति पूरा इन्वॉल्व नहीं होता, वही स्वार्थ है। हाँ, ठीक है। तो जो मंडल साहब अभी कह रहे थे कि जब आप न्याय के, जिस दिन ओबीसी को न्याय के पक्ष में पूरी जमात को खड़ा होना आ जाएगा, उस दिन जो एक बात कह रहे हैं ना, एक 3 एग्जाम्पल आप कोट करना शायद भूल गए, एट्रोसिटीज एक्ट, रोस्टर, किसान आंदोलन, इसी सोशल मीडिया ने सरकार को बैकफुट में ले गया ना, ठीक है। धर्म का प्रश्न अलग तरीके, जब सोशल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है उसमें इमीडिएट एक्शन की बात होती है, इमीडिएट आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म फॉर्मूला है जिसमें एक्शन है, दूसरा लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में बहुजन जमात को हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक दिलीप मंडल अगर चाहेंगे, एक रतन लाल, राजेंद्र पाल गौतम, सुकुमार और लक्ष्मण कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके पास इतने हर इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा है, आर्मी पूरा कम्युनलाइज हो चुका है, पुलिस प्रशासन कम्युनलाइज हो चुका है। मेरा ये कहना है कि शॉर्ट टर्म तो आपको एक्शन में आना पड़ेगा, आप सब हैं। लॉन्ग टर्म में आपके पास प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट नहीं है, डिफेंस स्ट्रेटजी पे बात करने के लिए बहुजन ही में से बुला लो, नहीं आदमी है। तो लार्ज नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, आपको बुद्धिज्म पढ़ने के लिए, आप बार बार हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। भारत में 5 प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं है, जिसको देखिए सब हिस्ट्री पढ़ने लगता है, हिस्ट्री पढ़ाने लगता है। हिस्ट्री का काम प्रोफेशनल हिस्टोरियन करेगा, पॉलिटिकल साइंस का काम प्रोफेशनल करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास, एक बड़ा मिडिल क्लास है, उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो लार्ज नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स पैदा करे और इसके लिए फॉरेन स्कॉलरशिप शुरू करें। दिलीप मंडल से देखिए, ये जरूर है कि इस बीच में उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, इसको लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी है कि उनकी रिपोर्टिंग भी बढ़ी है। दरअसल इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं तब उसको लेकर रेजिस्टेंस है। मतलब आप कल्पना कीजिए, मैं सोच रहा हूँ कि 20 साल पहले क्या जालौर जैसी घटना होती तो क्या इतने धरना प्रदर्शन पूरे देश में, बेंगलुरु में, न्यूयॉर्क सिटी तक में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज की तारीख में एक रोहित वेमुला की घटना होती है तो देश में कम से कम 50-60 यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो जाता है, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, और लोग बिन बुलाए पहुंचते हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली नई चीज़ है, इसके लिए कास्ट सिस्टम शायद तैयार भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं दिया। सर, मनुस्मृति जो आपको जब निषेध करती है कि आप नहीं पढ़ेंगे और नहीं लिखेंगे, ये एक्चुअली आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को वहाँ पर वो कर्व किया गया था, ये एक्चुअली खुल गया है। अब अचानक चूँकि चर्चाएं होने लगी हैं, कठिन है और रेजिस्टेंस होगा तो एक इनिशियल वायलेंस का एक फेज भी आएगा जो आ रहा है इस समय, लेकिन वही है कि रॉन्गली सेटल्ड है, वो नए ढंग से सेटल होगा। और इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मंत्री साहब जी कह रहे हैं कि एक आपको अपनी पुरानी ग्लोरी को भी फिर से याद करना पड़ेगा कि हमेशा ऐसा नहीं था।
हमेशा ऐसा नहीं था कि आदमी अलग अलग जातियों में पैदा हो रहा था। ये बहुत आर्टिफिशियल और न्यू कंस्ट्रक्ट है। तो चूंकि आर्टिफिशियल और न्यू कंस्ट्रक्ट है तो इसको नष्ट किया जा सकता है। ये बनाया गया है तो इसको नष्ट किया जो चीज़ बनाई जा सकती है उसको नष्ट किया जा सकता है। तो कास्ट सिस्टम अगर कुछ जातियों ने अपने फायदे के लिए उसका सृजन किया तो जो इसके लाभार्थी नहीं है वो एकजुट होकर इसको नष्ट भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक फिलोसॉफिकल मोरल विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए कि इसको नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि न तो ये ईश्वरीय है, न ये मोरल है, न ये न्यायिक है। तो इसका होना अपने आप में ही मतलब एक व्यतिक्रम है, एक धारा के विपरीत है, अन्याय है। तो इसका नष्ट हो जाना चाहिए और दुनिया इसी दिशा में चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। सर नरेंद्र पाल सर। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से और इसी काम में हम लगे भी हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि आज ये जिसको हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, बेसिकली एक व्यवस्था है ये जो ऊंच नीच पर आधारित है। इस व्यवस्था को शूद्रों ने और अछूतों ने भी अपना लिया। उन्होंने भी अपने अंदर उस ब्राह्मणवाद को पाल लिया, वो भी एक दूसरे से जातिवाद कर रहे हैं। तो मैं पूरे देश से जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाए उस पर जाने की बजाय जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो दलित और अति पिछड़े आदिवासी हैं, कम से कम वो अपने अंदर के जातिवाद को ख़त्म करें। वो तो इस सच को जाने की जातियाँ कुदरत ने नहीं बनाई और हम सब के दर्द है कि हम जैसे हमारी परेशानी है क्या, तो हम अपने अंदर को जिस दिन अपने अंदर के जातिवाद को मार लेंगे, जैसा दिलीप जी ने कहा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये जो घटनाएं बढ़ी हैं ये प्रतिक्रिया है। जो हमने विरोध शुरू किया, हमने बोलना शुरू किया, सच के लिए लड़ना शुरू किया, न्याय के लिए बात उठानी शुरू की, उसकी वजह से उत्पीड़न की घटना तेज़ी से एकदम ज़्यादा दिखने लगी है। लेकिन ये दिख रही हैं तो ये ख़त्म भी होंगी। अल्टीमेट हमें जीत के लिए जो सबसे बड़ा अच्छा मंत्र मुझे लगता है वो ये है कि हम अपने अंदर के जातिवाद को पहले ख़त्म करें और व्यक्ति को नहीं विचारधारा को मजबूत करें। सुकुमार सर, थैंक यू। आपका कमेंट। 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो है एक एंटी कास्ट ट्रेडिशन को हम फॉलो करना, यू नीड टू क्वेश्चन, एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है एक लीडरशिप है। लीडरशिप और एंटी कास्ट ट्रेडिशन का जो कॉम्बिनेशन है वो हम देख रहे हैं। हम 10 साल का पहले ऐसे कभी भी नहीं बैठ सकते थे हम, अब आज बैठना शुरू किया हम, ये आगे बढ़ रहा है। जो मिशन JBM का भी वो एक यही है ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है एक कैडर बेस्ड है। कैडर जब होगा तब लोकल लेवल पे, जब आप बोल रहे हैं एक रूरल बिहार में या रूरल आंध्रा में या कहीं पे रूरल राजस्थान में ऐसा हो रहा है, तो वो एक विचारधारा जो हम प्रमोट करते हैं, हम एंटी कास्ट विचारधारा को, उसी दिशा में हम एक कैडर को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। बस ये 3 चीज़ थोड़ा बहुत ध्यान रखा तो आगे आने वाला दिन में ज़रूर हम जस्टिस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी लक्ष्मण जी। जी, बाकी वक्ताओं से सहमत होते हुए बस उसी बात को और स्पष्ट ढंग से कहने में एक चीज़ बस जोड़ रहा हूँ। उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, इसकी बजाय मुझे लग रहा है कि अब उत्पीड़न की घटनाओं को चिन्हित किया जा रहा है। जिस पर उत्पीड़न हो रहा है वो बोल रहा है, उजागर होने लगी तो वो दिख रहा है, लड़ने के लिए भी तैयार है। और जब दिख रहा है तो समाज इतना तैयार है कि वो अपने, और बिहार में घटना, राजस्थान की घटना पर अगर बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है तो एक रिश्ता भी बन रहा है, और ये एक रिश्ता पैन इंडिया मूवमेंट की तरफ बन रहा है जो स्वाभाविक रूप से बन रहा है। यानी जो बहुजन एका की बात हो या इस तरह की किसी भी चीज़ की हो, उसके लिए एक बहुत सकारात्मक चीज़ है। तो ये होगा स्वाभाविक रूप से, और जब उत्पीड़न किया जा रहा है और खासकर इस तरह से, उसका एक मकसद ये होता है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पूरी हायरार्की को जो टॉप पर बैठा है वो चाह रहा है कि ये बिल्कुल दरक न जाए, बची रहे, इसलिए वो अब थोड़ा और हो सकता है उग्र प्रयास करे। उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बाद भी 2 स्तर पर शोषण और दमन बढ़ा है। एक तो सत्ता प्रायोजित है और दूसरा समाज द्वारा। अब वो जो वापस फिर से लौटा है गौरव कि मंडल के बाद तो इन लोगों का बहुत मन बढ़ गया था, तो ये जो 30 साल में बदलाव आया था उसकी प्रतिक्रिया में वहाँ हिंसा बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग दिल्ली में हैं और हमारे सामने इतने कैमरे हैं और बहुत सारे लोग हैं, एकजुट होकर के ताकत लेते देते हैं। गांव तक में ये चीज़ अभी नहीं है। लेकिन आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था कि यहाँ तो लोग बोल ले रहे हैं, जो गांव में बोल रहा है वो मुकदमा झेल रहा है। नौकरी, मेरी पोस्ट शेयर करने से अगर किसी की सरकारी नौकरी चली गई तो मुझे एक बार उसके लिए भी सोचना होगा, और उसके लिए सोचने का यही तरीका है कि जो मंत्री जी ने कहा मैं उससे सहमत हो रहा हूँ, और बाकी लोगों के लिए भी एक रास्ता हो सकता है। जिससे लड़ना है उससे खुद लड़ने की बजाय
जिसको लड़ना उन्हें तैयार किया जाए। इसमें आपका दमन कम होगा, आपके ऊपर मुकदमे कम होंगे, आपके पास एक लंबी विरासत है, उन्हें पढ़िए, अपने लोगों को पढ़ाइए, और जब बुद्ध से लेकर के मंडल और बाबा साहब तक सब साथ लेकर लड़ेंगे तो व्यक्तिगत हमला नहीं होगा, उत्पीड़न बंद हो जाएगा, और जो हम ख्वाब देखते हैं वो पूरा हो जाएगा। एक आखिरी पॉइंट में और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ओबीसी और दलितों के बीच के अंतर्विरोध और उनके बीच के संघर्षों की, लेकिन मैं एक घटना को याद कर रहा हूँ कि SC/ST एक्ट को जब खत्म करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने फैसला देकर, तो इसके खिलाफ एक भारत बंद हुआ जी। आप भारत बंद की घटना को याद कीजिए कि जब भारत बंद की घटना हुई तो SC/ST एक्ट में तो ओबीसी पे भी लगता है, लेकिन उस पूरे भारत बंद में कहीं पर भी ओबीसी ने SC/ST एक्ट को बचाने की कोशिश करने वालों पर कोई हमला नहीं किया, एक भी जगह उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि ओबीसी की ज़्यादातर पार्टियां, इवन आरजेडी वगैरह भी मौन सहमति रही नहीं साथ नहीं, आरजेडी से झंडा लेके भी आया, बहुत सारी पार्टियां झंडा लेके भी साथ आई, इवन और भी पार्टियों का मैं नाम ले सकता हूँ। तो यूनिटी के पॉइंट्स हैं ये। अब देखिए, न्याय वाला पक्ष है कि भाई SC/ST के साथ अत्याचार होता है, हमारे लोग भी करते होंगे, लेकिन हमको इनके साथ होना चाहिए। तो जो हमले हुए आप जान सकते हैं किन लोगों ने किए थे, तो कोई हमला ओबीसी की तरफ से इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रोटेस्ट में नहीं हुआ। तो ये पॉजिटिव्स हैं। इसमें दिलीप जी एक पॉजिटिव और आपको याद होगा, जिस दिन ये भारत बंद हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने भी भारत बंद बुलाया था कि हम इसके खिलाफ करेंगे, लेकिन उसमें ओबीसी ने साफ मना कर दिया कि हम इसके साथ नहीं जाएंगे। और ये अच्छा संकेत मैं समाप्त करूं, और यही चीज बहुजनों की ताकत दिखाती है कि जब SC/ST एक्ट के विरोध में दलित समाज सड़कों पे उतरा तो ओबीसी के लोग सहमति में खड़े थे, लेकिन जब इसके विरोध में सवर्णों ने जुलूस निकाला तो ओबीसी समाज ने पैर पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। तो बात फिर वही घूम फिर के विरासत पे आ जाती है, विरासत पे लौटने की आ जाती है। सवाल इतना है, एक पॉइंट था कि ओबीसी लीडर्स जो है पोजीशनिंग किया उसमें जी, सवाल इतना है कि जिन व्यवस्थाओं ने दलितों को दलित कह दिया, शूद्रों को शूद्र कह दिया, वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सोचना यह है और चिंता का विषय यह है कि दलितों ने खुद को दलित मान लिया, शूद्रों ने खुद को शूद्र मान लिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की थी कि कास्ट को बम लगा के उड़ा देना चाहिए या फिर उसे खत्म कर देना चाहिए, और जाति के विनाश की बात की थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी पैनल में हिस्सा लिया, और मेरे तमाम साथी पत्रकार मित्रों का शुक्रिया जो लोग संयम बना के लगे रहे। धन्यवाद सबका। जय भीम। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।